कॉमर्स में 95% से ऊपर मार्क्स आना बहुत आसान है। अकाउंट्स के जस्ट बाद मैथ्स का पेपर दे दिया, दोनों मुश्किल सब्जेक्ट। तुमने ये सोच के चलना है कि 1 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट है। अकाउंट से इतना डर नहीं लगता था जितना डर मुझे मैथ्स से लगता था। क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मैथ्स के पेपर में। कॉमर्स में 95% से ऊपर मार्क्स आना बहुत आसान है। मेरे खुद 96% आए थे और इस साल जो तुम्हारी डेट शीट है ना भाई, इसके चलते बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आने वाले हैं। तू थोड़ी सी मेहनत कर ले, तेरे 90% मार्क्स यूं आ जाएंगे। इतनी प्यारी डेट शीट बन रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तू थोड़ी और मेहनत कर लेगा, थोड़े पसीने और बहा लेगा, 95% गारंटीड है। ठीक है, मोहल्ले में मिठाइयां बंटवा देना, घर में मेडल्स और ट्रॉफीज आ जाएंगी। देखो मुझे पता है मेहनत तो तुम कर ही रहे हो, बट तुमने ये सोच के चलना है कि 1 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, जो तुम्हारे पहले पेपर है ना, ईपी और फिजिकल एजुकेशन जो भी है, वो बहुत आसान होने वाला है। भाई बिना पढ़े मेरे फिजिकल एजुकेशन में 99 ऑन 100 आए थे। ठीक है, बिना पढ़े का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध चली गई थी, नहीं। सिंपल सी ट्रिक है यार, तू रोज के सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दो फिजिकल एजुकेशन को, तुम्हारे 95% से ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, रोज का सिर्फ एक टॉपिक करोगे ना, गारंटी मार्क्स आएंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, जिसकी वजह से तेरी परसेंटेज जितनी ऊपर जाएगी ना, मैं सच्ची बता रही हूँ। देखो ऐसा होता है कि इंग्लिश या जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है, ठीक है, वो होता है मैंडेटरी, उसके साथ कोई भी बेस्ट 4 लगते हैं। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारी अकाउंट्स बेकार है या मैथ्स बेकार है, उसमें मार्क्स अगर कम आए और फिजिकल एजुकेशन में बहुत बढ़िया मार्क्स आए, तो तेरे बेस्ट ऑफ 4 में फिजिकल एजुकेशन काउंट हो जाएगा और तेरे आएंगे बढ़िया 95% से ऊपर मार्क्स। नेक्स्ट पेपर आएगा हमारा अकाउंट्स का, जो कि है 24 को। बढ़िया तुम्हारे पास 5-6 दिन का गैप है और ये हमारा पहला मेन पेपर होने वाला है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस लगाने तुमने जबरदस्त। अकाउंट्स को सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है। ठीक है, दूसरी बात, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा ना न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हो कि हाय राम, हमारा तो अकाउंट्स में आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। भाई तो थ्योरी पे भी फोकस कर ले। और ऐसा नहीं है कि थ्योरी सिर्फ एमसीक्यू में आएगी, नहीं, थ्योरी तुम्हारी 3 मार्कर 5 मार्कर भी आती है। मेरे टाइम पे खुद आई थी भाई। एक हफ्ते में कम से कम तुमने 2 से 3 चैप्टर्स निपटाने हैं। अब चैप्टर्स भी ना करने का तरीका होता है। तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, आज शेयर्स कर लेता हूँ, कल एडमिशन कर रहा हूँ, उसके बाद भाई कैश फ्लो, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना होता है। कुछ चैप्टर्स है ना जो तुम्हें साथ में निपटाने चाहिए, जिससे एक फ्लो भी बना रहता है। जैसे कि भाई फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, भाई इनको साथ में निपटाओ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि तुम्हारा शेयर्स हो गया, शेयर्स में तुम्हें पूरा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। भाई एमसीक्यू ना इतने बनते हैं शेयर्स पे, और सीयूईटी में भी ना तुम्हें शेयर से इतने एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सीयूईटी की भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, तो प्लीज जोड़ के रखना। ठीक है, दूसरी बात भाई, शेयर्स पे तुझे पूरा टाइम लग भी रहा है, नलायक को तुम्हारे लिए नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो भाई इसको टाइम दे दे, क्योंकि इससे बिल्कुल ही सिमिलर है भाई तुम्हारा डिबेंचर्स। डिट्टो सेम है, रिडेम्पशन और डिबेंचर आ जाता है, पार प्रीमियम, ये सारी चीजें। ठीक है, शेयर्स अच्छे से कर ले, तेरा डिबेंचर साथ के साथ मक्खन की तरह निकलेगा। ठीक है, दूसरी बारी आ जाती है, तुम जब भी एडमिशन करने बैठो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एडमिशन के साथ तुम्हें कॉमन साइज और कंपैरेटिव कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना सिंपल है। एडमिशन में तुम्हारे को थोड़ा दिमाग लगना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, मुझे पता है तो फंसता है कुछ टॉपिक्स में एडमिशन के। ठीक है, तो भाई ध्यान रख लेना कि तुम एडमिशन को भाई कर सकते हो कॉमन साइज के साथ, क्योंकि अगर एक मुश्किल चैप्टर है या मीडियम चैप्टर है तो उसके साथ आसान चैप्टर निपटा दिया। नेक्स्ट तुम भाई रिटायरमेंट और डेथ को एक साथ निपटा सकते हो। सिमिलर ये है, बस हाँ डेथ में 2-4 चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, वरना बिल्कुल सेम है, जा तो रही है ना वो पार्टनरशिप से। ठीक है, फिर तुम भाई जब भी रेजोल्यूशन करने बैठो तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, रेजोल्यूशन एकदम एंड वाला है तो तुम उसके साथ कोई भी थ्योरी चैप्टर्स उठा सकते हो, जो भी तुम्हारी थर्ड बुक है उसका। ठीक है, देन कम्स कैश फ्लो। मुझे पता है कि कैश फ्लो किसी को भी नहीं पसंद है अकाउंट्स में, बट मेरा वो फेवरेट चैप्टर था। और ट्रस्ट मी, इतने बड़े 3 पेजेस के कैलकुलेशन के बाद भी मेरे आंसर मैच होते थे। मैं इतनी प्रो नहीं थी कि भाई मैं अकाउंट्स में एकदम ही प्रो, नहीं, बट कैश फ्लो चैप्टर वाज ऑन माय टिप्स। क्यों? क्योंकि मैंने एक सिंपल सी ट्रिक अपना ली थी, वाज कि जितने भी तुम्हारे फॉर्मेट्स है ना भाई, जितने भी फॉर्मेट है तेरे उसके अंदर एडजस्टमेंट्स के, जैसे कि मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, ये वो, ठीक है, जितने भी एडजस्टमेंट्स है उनको एक जगह लिख ले कॉपी में, बड़ा लिख कैश फ्लो। अगले पेज से सारे एडजस्टमेंट्स बनाने शुरू कर दे टेबल वाइज। ठीक है, मशीनरी की अगर 3 तुम्हारी टेबल्स बन रही है, 2 तुम्हारी टेबल्स बन रही है, तो वो क्या एग्जैक्टली है, डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट में आएगा, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। मतलब एक ब्लूप्रिंट सा बना लो अपने आंखों के सामने, तुम्हें पता रहेगा। उसके बाद कभी भी अगर मशीनरी वाला या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पूरा क्वेश्चन आने वाला है तो मैं यहाँ से यहाँ डालूंगा, यहाँ से यहाँ डालूंगा, इधर से डेबिट, इधर से क्रेडिट, हो जाएगा। अकाउंट्स में तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। ठीक है, अगर कहीं पर फंस भी गए हो ना, एंड में आंसर अगर नहीं भी मैच हो रहा है, बट ऊपर के तूने सारे स्टेप्स कर रखे, तो तेरे को बढ़िया से मार्क्स मिलेंगे। मुझे पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा परेशान हो कि अकाउंट्स के जस्ट बाद मैथ्स का पेपर दे दिया, दोनों मुश्किल सब्जेक्ट। बट घबराओ मत यार, देखो तो सही कितना बड़ा गैप है। तुम आराम से मैथ्स की प्रैक्टिस कर लोगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मैथ्स में। देखो ट्रस्ट मी, मुझे अकाउंट से इतना डर नहीं लगता था जितना डर मुझे मैथ्स से लगता था, इसीलिए मैं रोज उसको 1 से 2 घंटा देती थी। ठीक है, अगर तुम्हारे को ठीक लगता है मैथ्स तो तुम 1 घंटा तो रोज देना ही देना है। ठीक है, बट मुझे ज्यादा मुश्किल लगता था, इसलिए मैं 2 घंटे देती थी उसको।
उसको रोज के। एनसीईआरटी सबसे पहले निपटाओ, एनसीईआरटी जैसे ही निपटती है फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को उठाओ। सीबीएसई जब भी पेपर बनाता है ना, वो ये लेके चलता है कि 70% पेपर तो मैं आसान बनाऊंगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, कहीं वो ना फेल हो जाए, कंपार्टमेंट ना आ जाए उनकी, तो इसलिए 70% पेपर आसान बनता है। जो 30% होता है वही निकलती है तुम सभी की वाट। वो 30% घुमा के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, ये ऐसे सॉल्व होना है तो ये ऐसे सॉल्व होना है, बस थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है। एंड भाई मैथ्स में तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर करके जाने चाहिए। पिछले 10 सालों के पेपर निपटा डालो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली। आई एम सेइंग दिस क्योंकि मैथ्स में इतनी बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मैथ्स के पेपर में। लिटरली पेपर में पूरे सेम क्वेश्चंस आ रखे हैं, डिजिट भी चेंज नहीं हुई है कई बार तो, या फिर ज्यादा से एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया। ये मैथ्स के पेपर में तुम किसी से भी पूछो वो यही बोलेंगे कि बहुत रिपीट होते हैं पेपर में। मैथ्स का सिंपल सा ये तरीका है कि तुझे रोज इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बारी आ जाती है हमारी इंग्लिश की, और इसमें सबसे कम टाइम है। लिटरली 9 तारीख को तुम्हारा मैथ्स का पेपर और उसके बाद तुम थक गए होगे, तुम आके बोलोगे भाई आई नीड रेस्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन ही है एंड देन इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश को तुम लाइटली मत लेना कि सिर्फ 2 दिन, हाँ चल इंग्लिश का ही तो पेपर है। इंग्लिश के मार्क्स मैंडेटरी ऐड होंगे तेरी 12th की परसेंटेज में। इंग्लिश को रोज तुझे आधा घंटा देना है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि तुम सिर्फ चैप्टर्स रीड कर रहे हो या पोएम रीड कर रहे हो, नहीं, तुझे हर एक कैरेक्टर की, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो दोनों बुक्स में से या फिर कोई भी पोम हो, इन दोनों में तुझे एग्जैक्टली कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए। इफ आई आस्क क्योंकि इसका कैरेक्टर स्केच बता, तो तेरे मुंह से सीधा तुरंत निकलनी चाहिए एकदम धाराएं, ठीक है। एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, फिगर ऑफ स्पीच हर लाइन का, पोम का भी एज वेल एज तुम्हारे चैप्टर्स का भी तुम्हें पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी पूछ सकते हैं कि भाई किस टोन में लिखी गई थी ये पोएम, या फिर ऑथर का क्या था। और एंडिंग चेंज, हाँ ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया हुआ था, इसकी अगर इस चैप्टर की एंडिंग ऐसी हो जाती तो क्या एंडिंग हो सकती थी, ठीक है। तुम क्या सोचते हो अगर द लास्ट चैप्टर की कैसी एंडिंग होनी चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना है। तीसरी बात, वोकैबुलरी। इंग्लिश में तुम्हारे भैया आधा आधा एक एक करके बहुत सिली मिस्टेक्स में मार्क्स करते हैं। तुम्हें लगता होगा भाई मैं तो इतना बढ़िया आंसर लिख के आया हूं फिर भी मेरे मार्क्स कैसे कट गए आधा आधा एक एक करके। भाई ऐसा ही होता है इंग्लिश में, ठीक है। तुम्हें लगता है तुम अच्छा लिख के आए हो, तुम क्या कर रहे हो, तो हिंदी में तुम्हारा दिमाग में आंसर आ रहा होता है, तुम उसको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख के आ रखे हो, तो नहीं मिलते ऐसे मार्क्स। तुम्हें अच्छे से कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे को ये सीबीएसई ने बोला है कि कीवर्ड के मार्क्स हैं, तो चैप्टर में जो बोले गए हैं वर्ड्स, या फिर चैप्टर में जो एक्चुअली में ऑथर ने यूज करे हैं वर्ड, उनको तुम्हें अपने आंसर में डालना पड़ेगा। दूसरी गलती जो हम ये करते हैं इंग्लिश में, वो इसकी राइटिंग वाला जो सेक्शन है ना, हम सोचते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे देख लूंगा, फॉर्मेट देख लेते हैं, बस लिख के प्रैक्टिस नहीं करते कभी भी राइटिंग सेक्शन की। भाई राइटिंग उसका नाम है, तुझे लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हारे को क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है भाई। चैट जीपीटी किस काम आएगा, इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा यूजफुल है चैट जीपीटी, ठीक है भाई। सिंपल सिंपल उसको बताओ, मैं 12th क्लास का सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एंड मेरे इंग्लिश के ये चैप्टर्स है, मुझे हर चैप्टर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बना के दे, एंड अपना सैम्पल पेपर भी अपलोड कर देना कि दिस इज द लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग, तो प्लीज अकॉर्डिंगली मुझे हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चंस दे दे, ठीक है। उसके बाद राइटिंग के भी उससे क्वेश्चंस बनवा लो, उसके बाद उनको आंसर लिखो एंड देन अपने टीचर से दिखाओ, भाई मैम हमने ये आंसर लिख रखा है, एक बार चेक कर लो प्लीज ये सही है नहीं। नेक्स्ट तुम्हारी बारी है इकोनॉमिक्स की, और इसमें भी तुम्हें अच्छे से 4-5 दिन गैप मिल रहा है और इसका यूज अच्छे से करना है। देखो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ने का ना तरीका देखो, मैं सारे सब्जेक्ट्स के अलग से स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो मुझे कमेंट बताना कि कौन से सब्जेक्ट की तुम चाहते हो। अकाउंट्स की मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की चाहते हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में 2 चीजें होती है, ठीक है। एक तुम्हारा आईडी होता है, एक तुम्हारा हमारा भाई वाला हो जाता है मनी, नेशनल इनकम एंड स्टफ, ठीक है। आईडी में सबसे ज्यादा मैं फंसती थी क्योंकि मुझसे रट्टा नहीं मारा जाता, स्पेशली हिस्ट्री के बारे में जब बातें हो रही है भाई मुझसे नहीं मारा जा रहा है रट्टा, इसीलिए मैं पढ़ती थी अपने खुद के बनाए हुए माइंड मैप एंड नोट से, ठीक है। एक पेज निकालो, उसमें टाइमलाइन बना दो, क्योंकि इतनी सारी डेट्स होती है जो मैं याद करनी होती है आईडी में और फिर वो दिमाग से निकल जाती है। उस पेज पे सारी डेट्स अंटे शंटे छोटी सी बड़ी डेट्स जो मेंशन्ड है कि 1995 में ही हुआ था, 1991 में ही हुआ था, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें एक डेट, सारी जितनी भी है एक शीट पे लिख दो, ठीक है। अब उस शीट को रोज देखते रहो, जैसे हमने मैथ्स के फॉर्मूला शीट बनानी है ना, वैसे ही इसको देखते रहो, तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा याद होने लग जाएगा, ठीक है। तुम्हारा मैक्रो में मनी है या फिर नेशनल इनकम है, जितने भी उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। प्लस एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, ये वाले जो भी चैप्टर्स है भाई, इनके ग्राफ, मुझे पता है तुम देख लेते हो ग्राफ को, बट जब बनाने की बारी आती है ना तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे, तुमसे बन नहीं पाएंगे, इसलिए कह रही हूँ लिख लिख के प्रैक्टिस करने, ग्राफ बना के देखने। अब उसके बाद जिन बच्चों के पास आईपी है उनका पेपर आ जाएगा, मेरे पास नहीं था तो मैं सीधा बढ़ती हूँ बीएसटी की तरफ। भाई बहुत ही अच्छा गैप मिल जाएगा तुम्हारे पास अगर आईपी नहीं है, भाई लिटरली 10 दिन का गैप, ठीक है। अब सिंपल सी बात ऐसी है कि बीएसटी ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और मैं आज तक भी बोलती हूँ बीएसटी बहुत आसान है अगर तुमने हल्की सी मेहनत लगा दी, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं कह रही मैं, जो भी कह रहा है तुम्हें कि रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं, थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी बट दिमाग के साथ याद करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात ऐसी है कि तुम्हें हर एक चीज का कीवर्ड पता होना चाहिए, बट तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, प्लानिंग में इतने सारे नेचर भी है, स्कोप भी है, लिमिटेशन भी है, इंपॉर्टेंस भी है, क्या क्या याद करे, कैसे कैसे याद करे। मैं क्या करती थी,
हर उसका जितने भी ये हेडिंग है, जैसे कि अगर मान लो इंपॉर्टेंस है हेडिंग, ठीक है, तो उसके जितने भी सब पॉइंट्स है बड़े बड़े, जिनके नीचे नीचे पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन है, उन सारे सब पॉइंट्स को ना छोटा छोटा करके लिख देती थी। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं प्लानिंग की बताती हूँ तो मैं लिमिटेशन, ठीक है, तो उसमें मैं पहले में लिख देती थी सिर्फ रिजिड। अब इतना बड़ा है, ठीक है, बट उसको मैं लिख देती सिर्फ रिजिड। दूसरा, नॉट डायनामिक। तीसरा, क्रिएटिविटी और नीचे वाला एरो की भाई क्रिएटिविटी लेस हो जाती है इससे, ठीक है। चौथा, कॉस्ट बढ़ जाती है तो कॉस्ट और ऊपर वाला एरो, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है तो ऊपर वाला एरो। उसके बाद डजंट गारंटी सक्सेस। मतलब सिर्फ इतने इतने एक एक वर्ड लिखती थी मैं पूरे पूरे उसका, एंड उससे मुझे याद हो जाते थे। बीएसटी में ना केस स्टडी कभी भी ऊपर से मत पढ़ना प्लीज, नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पे पढ़ना, ठीक है, ताकि तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। बीएसटी में ना इतने बच्चों का पेपर छूटता है, इतना कम टाइम लगता है, क्योंकि आंसर बहुत लंबे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, आंसर राइटिंग की स्पीड तुम्हारी तेज होनी चाहिए। एंड दिस इज इट, तुम्हारी डेट शीट खत्म। अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ जिनकी वजह से तुम्हारे 95% आते आते रह ना जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज है एमसीक्यूज पे फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े आंसर्स पे या रट्टा मारने पे या न्यूमेरिकल लंबे लंबे सॉल्व करने पे देते हैं और एमसीक्यूज भूल जाते हैं। एमसीक्यूज से तुम्हारी बोर्ड्स की भी तैयारी हो रही है या सीयूईटी की भी तैयारी हो रही है साथ साथ। और जितने भी तुम देखो थ्योरी सब्जेक्ट्स, उनमें जहां पे भी कीवर्ड लिख रहे हो उसको अंडरलाइन पेंसिल से जरूर करके आना है, ठीक है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की चीज आ जाती है। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने ना अपना जितना ज्ञान था, मेरा जितना भी मैं बता सकती थी तुम्हें छोटा भाई बहन समझ के कि भाई दिस इज हाउ आई स्कोर एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू स्कोर एज वेल, वो सारा ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड I'll see you in the next video. Bye.